अनीता देवी ने आज राहत की सांस ली। इतने दिनों से जो करने की वो सोच रही थी उसे करने के बाद आज उन्हें बहुत ही सुकून मिल रहा है। हालांकि कभी कभी उन्हें ऐसा महसूस होता है कि कहीं उन्होंने गलत फैसला तो नहीं किया है, पर दूसरे ही क्षण बीते हुए बातें याद आती ही वो अपने आप से कहती है, अनीता, तुझसे कभी गलती हो ही नहीं सकती। कभी कभी किसी को सही रास्ते पर लाने के लिए ऐसे कठोर फैसले लेने ही पड़ते हैं। अनीता देवी के परिवार में सिर्फ उनका एक बेटा ही है। उनका बेटा श्याम जब कॉलेज में पढ़ रहा था तभी उनके पति की मृत्यु हो गई थी। श्याम अपने पिता की मृत्यु के बाद इंजीनियरिंग पूरा किया, फिर उसे बेंगलुरु के एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी लग गई और वो वहीं चला गया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान वो विदिशा से मिला। धीरे धीरे उन दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। यही दोस्ती आगे जाकर प्यार में बदल गई। अनीता देवी कई बार विदिशा से मिल चुकी थी क्योंकि श्याम उसे कई बार अपने घर लेकर आया था, पर जब अनीता देवी ने श्याम से विदिशा के बारे में पूछा तो श्याम ने कहा, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। लेकिन अनीता देवी की आंखें उन दोनों के हाव भाव को देखकर समझ गई कि यहाँ माजरा कुछ और ही है। पता नहीं क्यों पहले ही दिन से विदिशा को देखकर अनीता देवी को कुछ ठीक नहीं लगा। विदिशा जब कभी घर आती तो वो अनीता देवी को न देखने का नाटक करती और सीधे श्याम के कमरे में चली जाती, और फिर उसके चले जाने के बाद श्याम के व्यवहार में भी बड़ा बदलाव आ जाता। अनीता देवी ने कई बार अपने बेटे श्याम को उससे दूर रहने के लिए कहा, पर लाख समझाने के बाद भी वो अपने बेटे को समझाने में नाकाम रही। श्याम ने बेंगलुरु में नौकरी मिलने के 6 महीने के भीतर विदिशा से रजिस्ट्रेशन करके शादी कर ली और अनीता देवी को शादी के बाद अपने शादी के बारे में बताया। आस पड़ोस के लोग अनीता देवी के बेटे की बुराई और गपशप ना करे, इसके लिए अनीता देवी ने उन दोनों को पूरे रीति रिवाज के साथ शादी की। शादी के बाद विदिशा अनीता देवी को लगभग जबरन अपने साथ बेंगलुरु लेकर गई। अनीता देवी ने सोचा कि शायद विदिशा को अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए वो बार बार कह रही है, माँ, अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं भी बेंगलुरु नहीं जाऊंगी। आपकी अब उम्र हो चली है, मैं आपको इस तरह से अकेली नहीं छोड़ सकती। विदिशा की बातों को अनीता देवी अनसुना नहीं कर सकती थी, इसलिए वो अपने बेटे और बहू के साथ बेंगलुरु चली गई। पहले कुछ दिनों तक विदिशा अपनी सास के साथ बहुत अच्छे व्यवहार कर रही थी, लेकिन यह ऊपरी दिखावा विदिशा का ज्यादा दिन तक नहीं चला। धीरे धीरे विदिशा अपने असली रूप में आ गई। अब अनीता देवी से वह घर का सारा काम करवाती। हर महीने अनीता देवी के पति के पेंशन के पैसे श्याम के जरिए बैंक से निकालकर विदिशा अपनी सारे शौक पूरा करने में लगा देती। विदिशा तो खुद तरह तरह के पकवान बनाकर खाती, पर अपनी सास को वो बासी रोटी, सब्जी और चावल ही खिलाती। खाना खाते समय अनीता देवी की आंखों से आंसू बहने लगते, यह सोचकर कि उनका बेटा श्याम यह सब देखकर भी कुछ नहीं कहता। वह बदल गया है। इसी तरह श्याम लगभग 1 साल तक वहीं बेंगलुरु में ही रहा। शादी के बाद पहली दशहरा में श्याम को विदिशा के घर वालों ने विदिशा को घर लाने के लिए कहा। अब जब वे कोलकाता आने के लिए तत्पर हुए तो उन्होंने यह निर्णय लिया कि माँ जी को भी साथ ले चलते हैं। अपने घर कोलकाता लौटने के बाद अनीता देवी को लगा कि वो आज पिंजरे से बाहर निकल गई है। अनीता देवी ने मन बना लिया कि वो अब कभी भी बेंगलुरु नहीं लौटकर जाएगी। उन्होंने वापस न जाने का निश्चय किया और अपनी सारी संपत्ति रामकृष्ण मिशन के नाम पर कर देना ही उचित समझा। उन्होंने सोचा कि बेटे बहू के पास न जाकर यदि वो रामकृष्ण मिशन में ही चली जाती है तो कम से कम बाकी के शेष जीवन आराम से गुजर जाएंगे। उन्हें बासी खाना नहीं खाना पड़ेगा। पहले सब कुछ मिशन के नाम हो जाए, उसके बाद ही वो श्याम को इसके बारे में बताएगी। इसके पहले अपनी मन की बात श्याम से कहना उचित नहीं होगा। आज सब कुछ हो गया है, दान पत्रों पर हस्ताक्षर हो गए हैं। आज से यह घर रामकृष्ण मिशन का है। अनीता देवी जब तक जीवित रहेंगी इसी घर में रहेंगी। शाम को यह बात कहते ही वह भड़क उठा, माँ, तुमने यह ठीक नहीं किया। मैं तो इस घर का वारिस हूँ। आप अपनी संपत्ति मुझे ना देकर किसी मिशन को दान कैसे कर सकते हैं? यह तो मेरे साथ अन्याय हो रहा है माँ। अनीता देवी मुस्कुराई और कहने लगी, बेटा, तुम्हारे मुंह से न्याय अन्याय की बातें अच्छी नहीं लगती। क्या माँ को बहला फुसलाकर बेंगलोर लेकर जाना और उनसे घर के काम कराना सही था? खुद तो अच्छे खाना खाते थे और अपनी माँ को केवल बासी चावल, रोटी और करी खिलाना क्या सही था?
पिता के पेंशन के पैसों को अपनी माँ पर खर्च ना करके उनसे अपने शौक पूरा करना क्या सही था? मैं तो विदिशा का दोष नहीं देती हूँ, यह सब गलती तुम्हारी ही है। तुमने ही अपनी पत्नी को छूट दे रखी थी, इसलिए तो ऐसा व्यवहार करने का दुस्साहस की। अब जो भी हो, यह घर मैंने मिशन के नाम कर दिया है। जब तक मैं जीवित हूँ मैं यहीं पर रहूंगी। तुम लोग भी अपनी दुनिया में खुश रहो, मैं यही आशीर्वाद देती हूँ। माँ की बातें सुनकर श्याम सिर झुकाते हुए चुपचाप घर से बाहर निकल गया। तो दोस्तों, क्या आपको कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और ऐसे नई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको कौन सी प्रकार की कहानी पसंद है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।